Hello everyone. Welcome to this Java interview question series. I am Vikas, a Java trainer with around 5 years of experience. Today in this lecture, I will be breaking down the most important Java interview questions for you topic by topic. Whether you are a beginner preparing for your first job or an experienced developer looking to sharpen your skills, this series will help you understand key concepts and to ace your interviews with confidence. So, let's get started. तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेवीएम, जेआरई एंड जेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जेवीएम का फुल फॉर्म क्या है, जेआरई का फुल फॉर्म क्या है और जेडीके का फुल फॉर्म क्या है। तो जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल machine and JRE stands for Java Runtime Environment. And JDK stands for Java Development Kit. इस इमेज में आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि JVM इज अ पार्ट ऑफ JRE एंड JRE इज अ पार्ट ऑफ JDK. नाउ अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम JVM से स्टार्ट करेंगे. सो JVM एज वी नो स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन. तो JVM पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वर्चुअल मशीन क्या होती है. वर्चुअल मशीन कोई भी ऐसी मशीन जो फिजिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसे हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं. जैसे कि कार हो गई, बाइक हो गई, ये ऐसी मशीन्स है जो फिजिकली वर्ल्ड में कुछ स्पेस कवर करती है, लेकिन वर्चुअल मशीन फिजिकली वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती. अब JVM का क्या काम होता है? सो बेसिकली JVM is used for execution of code. It converts the bytecode into native machine code. मीन्स जब हम कोई जावा फाइल है हमारे पास, उस फाइल को हमने कंपाइल किया तो हमें एक डॉट क्लास फाइल मिलेगी और ये डॉट क्लास फाइल क्या कंटेन करेगी? बाइट कोड. अब इस बाइट कोड को ना ह्यूमन समझ सकता है ना ही मशीन, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट कोड है. अब हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन इस कोड को समझ पाए, इसलिए हम इस बाइट कोड को नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं और ये काम JVM का है. सबसे पहले कोई क्लास को जब भी हम रन करने की कोशिश करते हैं तो JVM लोड्स जावा बाइट कोड. JVM उस क्लास को JVM के अंदर लोड करता है, देन वेरीफाइज बाइट कोड. अब फॉर सिक्योरिटी रीजन JVM उस बाइट कोड को वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कि वो बाइट कोड करेक्ट तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या वो मैनिपुलेटेड तो नहीं है. सो इट इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड करेक्टनेस बिफोर एग्जीक्यूशन. Interprets or compiles bytecode, executes code using either an interpreter or JIT compiler. Now, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए JVM या तो इंटरप्रेटर का यूज करता है या JIT कंपाइलर का यूज करता है. जब हम इंटरनल JVM के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मैं क्लियरली बताऊंगा कि JVM के अंदर कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं. अभी के लिए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है, एक कंपाइलर क्या होता है. तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर होल प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है. मीन्स एक लाइन को उसने कन्वर्ट किया, फिर उसका एग्जीक्यूशन करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को उसने कन्वर्ट किया, फिर उसका एग्जीक्यूशन करेगा. मैनेजेस मेमोरी
हैंडल्स मेमोरी एलोकेशन यूजिंग हीप एंड स्टैक मेमोरी। जेवीएम के अंदर डिफरेंट मेमोरी एरियाज रहते हैं, लाइक हीप एरिया, स्टैक एरिया, मेथड एरिया। वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अभी के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि जेवीएम का काम है मेमोरी मैनेजमेंट का। परफॉर्म्स गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिकली रिमूव्स अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स टू फ्री मेमोरी। अगर हम एक सिचुएशन लेते हैं जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो वो सब मेमोरी में जगह लेंगे, और एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब हमारी मेमोरी भर जाएगी। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जेवीएम के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम गार्बेज कलेक्टर बोलते हैं, और उस गार्बेज कलेक्टर का काम है कि जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स है उनको मेमोरी से रिमूव करना, ताकि मेमोरी को हम फ्री कर पाए। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जेवीएम। सो there are three main mechanisms inside JVM as shown in the diagram: class loader, memory area and execution unit. तो अब क्या होता है जब हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल है, तो ये डॉट क्लास फाइल क्या कंटेन करेगी? बाइट कोड। अब जब हम जावा कमांड को यूज करके कोई भी जावा प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले जेवीएम में एक क्लास लोडर होता है। उस क्लास लोडर का काम है कि इस डॉट क्लास को फाइल को लोड करके रन टाइम डेटा एरिया में लेके आना और डिफरेंट मेमोरी में उसको स्टोर करना। अब जब हमारी डॉट क्लास फाइल रन टाइम डेटा एरिया में आ चुकी है, तो अब एग्जीक्यूशन इंजन का काम है उस फाइल को एग्जीक्यूट करना, या तो इंटरप्रेटर के थ्रू या जेआईटी कंपाइलर के थ्रू। और गार्बेज कलेक्टर का काम है कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना मेमोरी एरिया में से। अब हम डिस्कस करेंगे जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, प्रोवाइड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन जावा एप्लीकेशन। जैसे कि अभी तक हमने डिस्कस किया जेवीएम के बारे में, तो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम का काम होता है, लेकिन जावा हमें कुछ एसेंशियल क्लास लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करता है जो हमारे प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड होती है। वो लाइब्रेरीज कहाँ स्टोर होती है? वो लाइब्रेरीज हमारे जेआरई में स्टोर्ड होती है। मीन्स जेआरई कंटेन्स जेवीएम प्लस essential class libraries. It includes the JVM and necessary libraries, but not development tools. हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि जेआरई के थ्रू हम कोई नई जावा प्रोग्राम्स का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें जेआरई कोई भी डेवलपमेंट टूल्स प्रोवाइड नहीं करता है। वो खाली एक रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि हम जावा एप्लीकेशन या जावा प्रोग्राम्स को सिर्फ रन कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। और जेआरई कंटेन्स जेवीएम प्लस कोर जावा लाइब्रेरीज। एग्जांपल लाइक जावा एपीआई। जावा एपीआई के अंदर हमारे डिफरेंट रन टाइम जार फाइल्स हो सकती है, या फिर जावा डॉट लैंग पैकेज हमारा होता है, जावा डॉट यूटिल पैकेज भी होता है। ऐसे और भी बहुत टाइप की लाइब्रेरीज जावा एपीआई के अंदर होती है। अब हम डिस्कस करेंगे जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। सो इट इज यूज्ड टू डेवलप एंड रन जावा एप्लीकेशंस। JRE plus development tools like compiler, debugger, documentation tools, ये सारी चीजें जेडीके के अंदर होती है। अब हम एक कार एनालॉजी के थ्रू इस कंसेप्ट को वापस समझने की कोशिश करेंगे। थिंक ऑफ जेवीएम एज एन इंजन दैट पावर्स अ कार। लाइक अगर हमें कोई कार को ड्राइव करना है, तो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट क्या है जो कार को ड्राइव करने में हमारी हेल्प करता है? इंजन।
क्या इंजन के बिना कार को ड्राइव किया जा सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सेम वे, जब हमें कोई भी जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो सबसे असेंशियल कंपोनेंट है जेवीएम। विदाउट जेवीएम क्या हम कोई भी जावा एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। नाउ think of JRE as a car where the engine JVM is inside along with the necessary components like fuel, tires and controls. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कार को ड्राइव करने के लिए सबसे असेंशियल कंपोनेंट है इंजन, लेकिन और भी ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम कार को स्मूथली ड्राइव कर सके, जैसे कि फ्यूल, टायर, ब्रेक। सेम वे, जब हमें जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो हमें जेवीएम के साथ और भी एसेंशियल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो जेवीएम प्लस एसेंशियल लाइब्रेरीज is equal to JRE. Now, think of JDK as a car factory where you can build and test new cars. जैसे कि हमें कोई भी कार नई बनानी है तो उसके लिए हमें कार फैक्ट्री की नीड पड़ती है, न्यू मशीनरीज की नीड पड़ती है। वैसे ही हमें जब भी कोई जावा एप्लीकेशन बनाना है तो हमें डेवलपमेंट टूल्स की नीड पड़ेगी, और वो डेवलपमेंट टूल्स हमें कौन प्रोवाइड करेगा? जेडीके। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जेडीके को एक कार फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं, जेआरई को एक कार की तरह समझ सकते हैं और जेवीएम को एक इंजन की तरह समझ सकते हैं। नाउ अगर हम एक पाई चार्ट के थ्रू तीनों को समझने की कोशिश करें तो सबसे बाहर आ गया हमारा जेडीके, जेडीके के अंदर आ गया हमारा जेआरई और जेआरई के अंदर आ गया हमारा जेवीएम। सो दैट्स ऑल वी शुड नो अबाउट जेआरई, जेडीके एंड जेवीएम। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ क्लास लोडर? The class loader subsystem is the only component of the JVM that deals with the host device's file system. It's responsible for locating class files and loading classes into the JVM. अब जैसे कि इसका नाम है क्लास लोडर, तो हम नाम से ही पता लगा सकते हैं कि इसका काम है क्लास को लोड करना। सो इस इमेज से हमें पता चल रहा है कि क्लास लोडर सब सिस्टम में 3 प्रोसेस होते हैं: लोडिंग, लिंकिंग एंड इनिशियलाइजेशन। Java classes aren't loaded into memory all at once, but when required by an application, at this point the Java class loader is called by the JRE, and these class loader load classes into memory dynamically. अब हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लो हमने एक example.java फाइल क्रिएट की, फिर जावा सी कमांड यूज करके हमने इस फाइल को कंपाइल किया, तो हमें एक आउटपुट में एक डॉट क्लास फाइल मिली। अब जब हम जावा कमांड यूज करके इस फाइल को रन करें तो इनिशियली ये फाइल हमारे फाइल सिस्टम पे पड़ी है, लेकिन जब हम इस फाइल को रन करने की कोशिश करेंगे तो क्लास लोडर का काम है इस फाइल को रैम के अंदर लाना, यानी कि जेवीएम के अंदर लेके आना। इस प्रोसेस के दौरान क्लास लोडर के अंदर भी स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है लोडिंग, फिर लिंकिंग एंड लास्ट इज इनिशियलाइजेशन।
अब हम स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लोडिंग, दिस ऑपरेशन लोड्स files from secondary memory into the main memory for execution. The class loader reads the .class file, generates the corresponding binary data, and save it in the method area. So, basically, लोडिंग के टाइम पे सेकेंडरी मेमोरी से हमारी क्लासेस मेन मेमोरी में लोड होती और हमारे पास 3 टाइप के क्लास लोडर्स होते हैं। फर्स्ट इज बूटस्ट्रैप, सेकंड इज एक्सटेंशन, एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन। अब हम तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मान लो हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल पड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस क्लास को लोड करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एप्लीकेशन क्लास लोडर को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पर्टिकुलर क्लास आपको लोड करनी है। एप्लीकेशन क्लास लोडर ये काम एक्सटेंशन क्लास लोडर को दे देता है और एक्सटेंशन क्लास लोडर ये काम बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को दे देता है। बूटस्ट्रैप क्लास लोडर इस लोकेशन पे क्लास को ढूंढने की कोशिश करता है और अगर उसको क्लास मिल जाती है तो वो क्लास को लोड कर देता है। मान लो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को क्लास नहीं मिलती है तो वो वापस एक्सटेंशन क्लास लोडर को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे इस लोकेशन पे क्लास नहीं मिली। एक्सटेंशन क्लास लोडर फिर उस क्लास को इस लोकेशन पे ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर एक्सटेंशन क्लास लोडर को इस लोकेशन पे वो क्लास मिल जाती है तो वो उस क्लास को लोड कर देगा और अगर एक्सटेंशन क्लास लोडर को भी वो क्लास नहीं मिलती है तो एक्सटेंशन क्लास लोडर एप्लीकेशन क्लास लोडर को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे भी वो क्लास नहीं मिली। फिर एप्लीकेशन क्लास लोडर क्लास पाथ पे उस फाइल को, उस क्लास को ढूंढने की कोशिश करेगा और अगर उसको क्लास मिल जाती है तो वो क्लास को लोड कर देगा, नहीं तो हमें एक एक्सेप्शन मिलती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। दिस इज द होल प्रोसेस इन लोडिंग पार्ट। नाउ वी विल मूव टू लिंकिंग पार्ट। लिंकिंग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज वेरिफिकेशन, सेकंड इज प्रिपरेशन एंड थर्ड इज रेजोल्यूशन। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को डिस्कस करें। लेट्स स्टार्ट विद वेरिफिकेशन। Ensures the correctness of the .class file. Checks whether the class file was compiled by a valid Java compiler and follows Java specifications. If the verification fails, the JVM throws a java.lang.verify error exception. If a .class file is manipulated or corrupted, JVM will reject it during the verification. So, mainly verification step में ये चेक होता है कि जो डॉट क्लास फाइल लोड की है जेबीएम ने वो करेक्ट तो है, उसमें कोई डेटा इनकरेक्ट तो नहीं है, और अगर वो वैलिड जावा फाइल होती है तो फिर वेरिफिकेशन स्टेप सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ वेरिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। Memory is allocated for class level static variables. These variables are initialized with default values. Example, int default value is 0, boolean default value is false, and reference variables default value is null. The final values are not assigned in this phase, just default values. So, जब हमारा लिंकिंग में प्रिपरेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है तो बेसिकली मान लो हमारी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे। मान लो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर रखा है स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 10। तो
जो प्रिपरेशन वाला पार्ट होगा उस प्रोसेस के दौरान ए की वैल्यू 10 सेट नहीं होगी। इस प्रोसेस के टाइम स्टैटिक वेरिएबल्स को ओनली डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। सो ए की इनिशियली वैल्यू 0 असाइन होगी। अब प्रिपरेशन के बाद रेजोल्यूशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। कन्वर्ट सिंबॉलिक रेफरेंसेस यूज्ड इन बाइट कोड इनटू डायरेक्ट रेफरेंसेस मेमोरी एड्रेसेस। It search for the required classes and methods in the method area to link them correctly. So इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने एक क्लास क्रिएट की, क्लास ए, और एक दूसरी क्लास है हमारे पास, क्लास बी। अब अगर क्लास बी में एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 और क्लास ए के पास भी एक इंट वेरिएबल है, उसमें हमने बी डॉट बी की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब रेजोल्यूशन वाले पार्ट में अभी यहां पे बी डॉट बी का सिंबॉलिक रेफरेंस यूज हुआ है। अब रेजोल्यूशन वाले पार्ट में सिंबॉलिक रेफरेंस को डायरेक्ट रेफरेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। मींस अभी इसमें बी डॉट बी स्टोर्ड है, रेजोल्यूशन वाले में ए की वैल्यू 20 डायरेक्ट रेफरेंस में स्टोर्ड हो जाएगी। मेन पॉइंट ये याद रखने का है, जब भी हमारा रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है उसमें सिंबॉलिक रेफरेंस को हटाकर डायरेक्ट रेफरेंस की वैल्यू स्टोर होती। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेप। द लास्ट स्टेप इज इनिशियलाइजेशन। इन दिस स्पेस there is an assignment of all static variables with their values defined in the code and static block. The execution takes place from top to bottom in a class and from parent to child in the class hierarchy. So बेसिकली अब भी जब लास्ट स्टेप में हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट की थी ए की, अब इनिशियलाइजेशन वाले फेस में ए की जो डिफाइंड वैल्यू है वो सेट होगी। अब ए की वैल्यू 10 सेट होगी। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लास लोडिंग इन विच वी कवर्ड 3 स्टेप्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन heap and stack memory in Java? Now, heap or stack? बेसिकली JVM का पार्ट होता है। सो जैसे कि हमें पता है JVM JRE का पार्ट होता है और JRE JDK का पार्ट होता है। तो JVM के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है क्लास लोडर, एक होता है मेमोरी एरिया और एक होता है एग्जीक्यूशन इंजन। और मेमोरी एरिया के अंदर मल्टीपल मेमोरी एरियाज होते हैं और उन्हीं मेमोरी एरियाज में हीप और स्टैक भी होते हैं। अब हम ये दोनों मेमोरी एरियाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हीप से स्टार्ट करेंगे। यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस, ऑब्जेक्ट्स, क्लास इंस्टेंस। सो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि जब भी रन टाइम पे हम कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में स्पेस अलोकेट किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स परसिस्ट अंटिल गार्बेज कलेक्टर रिमूव्स देम। सो मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट्स हीप मेमोरी के अंदर पड़े हैं उनको रिमूव करना है।
सो बेसिकली जैसे C++ में डिस्ट्रक्टर होता है, जावा में ये काम ऑटोमेटिक कर दिया गया है। हमें कोई भी डिस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो गार्बेज कलेक्टर होता है, जिसे हम GCB बोलते हैं, वो ये काम करता है। सो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को हीप मेमोरी से रिमूव कर देता है। शेयर्ड अमंग ऑल थ्रेड्स इन अ जावा एप्लीकेशन। जैसे कि मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन हो सकते हैं, तो उन थ्रेड्स के लिए हीप एरिया सेपरेट नहीं होता है। हीप एरिया हर थ्रेड में शेयर हो जाता है। स्लोअर ड्यू टू जीसी ओवरहेड। सो बेसिकली जो गार्बेज कलेक्टर है वो हमारे हीप मेमोरी को स्लो बना देता है। लार्जर इन साइज कंपेयर टू स्टैक मेमोरी। जो हीप एरिया की साइज है वो स्टैक मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है। नाउ एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विथ न्यू आर स्टोर्ड इन अ हीप मेमोरी। सो बेसिकली जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू एक कीवर्ड होता है जावा में, और इस कीवर्ड को यूज करके हम मेमोरी एलोकेट करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को हीप एरिया में। लेट्स टेक अ एग्जांपल। मान लो हमारे पास एक क्लास है। क्लास कीवर्ड यूज करके हमने एक क्लास बनाई कार। अब इस कार के अंदर हमारे पास एक इंस्टेंस वेरिएबल है int a10। तो अब इस कार को कोई भी जगह हमें यूज करना है तो हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और इस कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये न्यू कीवर्ड हमें हीप एरिया के अंदर इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट हीप एरिया। एक बार हम ये एग्जांपल देखते। इसमें बेसिकली ये एक हीप मेमोरी है। सो बेसिकली ये हीप मेमोरी है। इसके अंदर हमने जब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू कीवर्ड यूज करके, तो हीप मेमोरी के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया। और सेम वे हीप मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग पूल भी होता है जिसे हम SCP कहते हैं, यानी कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जब भी हम कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं वो स्ट्रिंग भी हीप मेमोरी के अंदर भी स्टोर होता है। नाउ वी विल मूव टू स्टैक मेमोरी, यूज्ड फॉर मेथड एग्जीक्यूशन एंड लोकल वेरिएबल्स। सो जैसे कि हमें बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया है व्हाट इज अ स्टैक। सो एक स्टैक के अंदर मेथड्स को वन बाय वन स्टोर किया जाता है। सबसे पहले अगर हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो सबसे पहले मेन मेथड की एंट्री स्टैक के अंदर आएगी, जिसे हम स्टैक फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन में होगा, अगला मेथड एग्जीक्यूशन अगला स्टैक फ्रेम में होगा। वन बाय वन जो मेथड स्टोर हुए हैं। अब जब लास्ट मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश होगा तो उस मेथड को स्टैक से बाहर कर दिया जाएगा, और ये लीफो फॉर्म में होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मेथड सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा उसका एग्जीक्यूशन सबसे पहले खत्म होगा तो वो स्टैक से बाहर निकलेगा। अगला मेथड जो उसके जस्ट पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहा था वो उसके बाद निकलेगा, और जो मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया था वो सबसे लास्ट में निकलेगा। सो ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। Each thread has its own stack, not
शेयर्ड। जैसे कि हीप मेमोरी में अभी हमने देखा कि हीप मेमोरी इज शेयर्ड among all thread. But stack memory has its own stack for each thread, not shared. Faster as memory is freed automatically after method execution. हीप मेमोरी से अगर कंपेयर करें तो हमारी स्टैक मेमोरी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन। स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू हीप मेमोरी। एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था। अब हम कोई क्लास का यूज करके लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने कोई क्लास क्रिएट की। इस क्लास के अंदर हमने कोई मेथड क्रिएट किया। अब इस मेथड के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इसे हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और जब इस मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये मेथड को एक स्टैक फ्रेम में एलोकेशन होगा और ये स्टैक फ्रेम होगी स्टैक मेमोरी के अंदर। जब ये एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा तो ये मेथड स्टैक फ्रेम से बाहर निकल जाएगा और ये लोकल वेरिएबल्स को भी मेमोरी स्टैक के अंदर एलोकेट होगी। नाउ जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टैक मेमोरी बनी हुई है और ये क्लास का एग्जांपल लिया है। उसके अंदर मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे उन्हें हम लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं और इन लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट होगी स्टैक के अंदर। सबसे पहले मेथड एग्जीक्यूशन मेन का स्टार्ट होगा तो स्टैक फ्रेम के अंदर मेन सबसे नीचे स्टोर होगा। मेन मेथड के एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और मेन मेथड के अंदर हमने डॉट फू के थ्रू फू मेथड को भी कॉल कर रखा है। तो मेन मेथड के ऊपर अगली स्टैक फ्रेम में फू को मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले लीफो के अकॉर्डिंग फू का एग्जीक्यूशन खत्म होगा और फू को स्टैक से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब फू का एग्जीक्यूशन खत्म होगा फिर मेन मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो मेन को भी स्टैक से बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी. So let me know in the comment section, have you liked this video? And for more Java concepts, like, subscribe and share.